सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद हियर अगेन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म जो लेवलिंग में यूज़ होती है। जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स लेवलिंग में यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमारे पास है टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स लेवलिंग में यूज़ होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म जिसमें आती है लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस क्या होता है? दिस इज अ सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल द सरफेस ऑफ वाटर, द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक। जैसे हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ है इट्स इन स्पेरिकल इन शेप। अब हमें जो है ये स्ट्रेट इसलिए दिखती है क्योंकि हम अर्थ के किसी एक छोटे से पार्ट में रह रहे होते हैं या इससे किसी एक छोटे से पार्ट को देखते हैं। तो जब भी हम किसी भी, अगर हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है, अगर इस कर्व्ड सरफेस को हम किसी इसके छोटे से पार्ट को ले लेंगे तो ये हमारे पास हमें हमेशा स्ट्रेट ही दिखेगा। तो जो भी सरफेस इस स्पेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ के पैरेलल में होगा, सपोज करो ये सरफेस जो है इस स्पेरिकल अर्थ के पैरेलल में, तो डेट सरफेस इज नोन एज लेवल सरफेस। अब जैसे इसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक। अब आपने लेक में देखा होगा कि पानी की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा अपने आप को जो है लेवल रखता है। पानी कभी भी ही ऐसे जो है इस शेप में कभी भी नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी जगह हो, वो हमेशा जो है अपने आप को एक लेवल्ड सरफेस में रखता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है लेवल सरफेस की है वो हमारे पास वाटर की है। अब वाटर भी अगर हम देखेंगे, वो भी अगर हम उसके भी हम क्या करते हैं, उसके हम छोटे से पार्ट देख रहे हैं तभी हमारे पास जो लेवल दिख रहा है। लेकिन अगर हम उसके मेजर पोर्शन को देखेंगे तो वाटर भी हमारे पास कुछ इस शेप का दिखेगा क्योंकि अर्थ है ही हमारी स्पेरिकल इन शेप है। अगर हम इसके छोटे से पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये लेवल्ड ही दिखेगा। तो बेस्ट एग्जांपल जो लेवल्ड सरफेस की हमारे पास है वाटर की है, सरफेस ऑफ वाटर की है। तो एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो अर्थ का सेंटर है, अब ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर का जो अर्थ से हर पॉइंट जो अर्थ के सरफेस है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो है इसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंट, मतलब एट एन इक्वल डिस्टेंस है। आप सर्कल की एग्जांपल ले लो, जो है हर साइड आपको रेडियस बराबर मिलेगा। यहाँ से इधर के लिए भी रेडियस बराबर है, हर साइड के लिए रेडियस बराबर। तो वही एग्जांपल जो है कि अर्थ के सरफेस पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे है, एट एन इक्वल डिस्टेंस पे है। इट इज़ नॉर्मल टू द प्लम बॉब लाइन। अब प्लम बॉब लाइन क्या होती है कि ये एक वर्टिकल लाइन होती है। अब ये हमारा जो अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ सरफेस मैंने आपको एग्जांपल दी, ये नॉर्मल है प्लम बॉब लाइन। प्लम बॉब लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, मतलब यहाँ इनके बीच का जो एंगल कितना बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस और प्लम बॉब लाइन हमेशा आपस में परपेंडिकुलरली होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि एनी लाइन लाइंग ऑन द लेवल सरफेस इज कॉल्ड लेवल लाइन। अब जो भी लाइन इस लेवल्ड सरफेस पे होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लेवल लाइन। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल ले लो। अब हमारे पास ये एक लेवल्ड सरफेस है। अब ये लेवल्ड सरफेस जो है नंबर ऑफ लाइंस को मिला के बना है, जैसे एक लाइन, दो, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये जो है इन नंबर ऑफ लाइंस को मिला के फिर हमारे पास क्या है, एक लेवल सरफेस बना है। तो कोई भी लाइन जो इस लेवल सरफेस पे एक्ट करेगी ऑब्वियसली उसको हम लेवल लाइन कहेंगे। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इज अ सरफेस टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन। अब जैसे लेवल सरफेस जो है, अब ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेवल सरफेस, ये टर्म जो है आपस में सारी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वर्टिकल सरफेस के साथ इंटरलिंक्ड है, वर्टिकल सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ इंटरलिंक्ड है, प्लम लाइन जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के इंटरलिंक्ड है। तो ये सारी टर्म्स आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इज द सरफेस टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल सरफेस ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि हमारे पास जो है ये अर्थ का सरफेस है, ये गया आगे इसका लेवल सरफेस। तो इस लेवल सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लम लाइन जो है लेवल सरफेस के भी परपेंडिकुलर होती है और हॉरिजॉन्टल सरफेस के भी परपेंडिकुलर होती है। तो ये टर्म्स सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन। अब ये प्लम लाइन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देख लो, ये भी जो है हमारे पास प्लम बॉब लाइन जो था उसके ये भी परपेंडिकुलर थी। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी प्लम लाइन के परपेंडिकुलर है। एनी लाइन लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सेम वही एग्जांपल दे रहा है कि कोई भी लाइन जो लेवल सरफेस पे लाई कर रही थी उसको हम लेवल लाइन कहेंगे। अब कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई करेगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अब यही एग्जांपल ले लो हमारे पास। अब ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस को मिला के एक सरफेस बना हुआ है, क्योंकि सिंगल लाइन से कोई भी सरफेस नहीं बन सकता, नंबर ऑफ लाइंस मिलती है फिर जाके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस या वर्टिकल सरफेस बनता है। तो जो भी लाइन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई करेगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही ऑब्वियसली कहेंगे।
उसके बाद आ गया नेक्स्ट हो गया वर्टिकल सरफेस। तो वर्टिकल सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस कौन सा था हमारे पास, जो अर्थ का ये वाला अर्थ का जो पार्ट था स्पेरिकल इन शेप वाला जो पार्ट था वो लेवल सरफेस था। उसके ये जो था प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर था। तो प्लम्ब लाइन वर्टिकल लाइन ही होती है। तो वही एग्जांपल इसने यहाँ पे दिया कि अ सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल सरफेस। जो भी लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसको हम ये वर्टिकल सरफेस कहेंगे। एनी लाइन लाइंग ऑन द वर्टिकल सरफेस इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन आएगा। तो कोई भी लाइन जो वर्टिकल सरफेस पे लाई करेगी उसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। जैसे कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही थी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अब जो भी लाइन हमारे पास वर्टिकल सरफेस पे लाई करेगी उसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। तो हर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर सरफेस जो है नंबर ऑफ लाइंस को मिला के बनता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है चाहे वो वर्टिकल सरफेस। तो ये सारे सरफेस आपस में इंटरलिंक्ड है। लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपस में परपेंडिकुलर है, वर्टिकल लेवल सरफेस आपस में परपेंडिकुलर। तो ये सारे के सारे आपस में इंटररिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। उसके बाद हमारे पास जाता है डेटम सरफेस या डेटम लाइन। ये मैक्सिमम ये टर्म्स आपने लेवलिंग में सुनी होगी। डेटम लाइन, डेटम लाइन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब सपोज करो हमारे पास जो है ये कोई पॉइंट ए है, मैंने इसकी हाइट मेजर करनी है। अब हाइट मेजर करनी किसके रेस्पेक्ट में मेजर करूंगा, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट पे। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करूंगा। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट आप कह लो, जिसके रेस्पेक्ट में मैं इसकी हाइट मेजर करूंगा। मैं कहूंगा कि इस रेफरेंस पॉइंट के इसके रेस्पेक्ट में इसकी हाइट जो है 5000 मीटर है। तो डेट सरफेस इज नोन एज ये डेटम सरफेस। कोई भी लाइन जो हम किसी भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल लेंथ्स को मेजर करने के लिए, वर्टिकल जो मेजरमेंट्स को लेने के लिए जो भी हम सरफेस को एज ए रेफरेंस मानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन है, आप इसको कह सकते हो। तो इसको हम डेटम सरफेस भी कहते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन और सरफेस फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स अबो और बिलो आर मेजर्ड। ये हमारे पास क्या एक इमेजिनरी लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस है, चाहे वो इसके अबो है चाहे बिलो है। अब कुछ डिस्टेंसेस जो है इस लाइन के अबो लाई कर सकते हैं और कुछ डिस्टेंसेस, ये सपोज करो पॉइंट बी जो है इसके नीचे है, तो इसकी हम डेप्थ मेजर करेंगे। लेट इट बी डेप्थ जो है 4000 मीटर है पॉइंट बी की। तो कोई भी लाइन जिसके रेस्पेक्ट में हम हाइट्स मेजर करते हैं या डेप्थ मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लेवल सरफेस, ये सॉरी डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन या डेटम सरफेस आप इसको कह सकते हो। इन इंडिया द डेटम अडॉप्टेड बाय जीटीएस इज मेन सी लेवल मुंबई। अगर हम देखेंगे इंडिया में हमारे पास जो जीटीएस डिपार्टमेंट के है, ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, तो वो जो लेवल सरफेस जो है, ये सॉरी डेटम लाइन जो है किसको मान रहे हैं, मेन सी लेवल मुंबई को। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले हम कराची को मेन सी लेवल मुंबई मानते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हम मेन सी लेवल मुंबई को मानते हैं। जो भी हमने जितने भी आरएल्स पूरी ऑल ओवर द कंट्री जो भी हम रोड्स के आरएल्स फाइंड आउट करते हैं वो सारे मेन सी लेवल मुंबई के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। अब जीटीएस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि हर स्टेट में आरएल्स को सेट करना। फिर आगे जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, फिर उनको वो स्टेट से आगे डिस्ट्रिक्ट्स में या बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह वगैरह सब डिवीजन वगैरह में वो क्या करता है, लोकेट करता है। तो ये जीटीएस डिपार्टमेंट का ही काम है कि हर स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू मेन सी लेवल मुंबई आरएल सेट करना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया हमारे पास, रिड्यूस लेवल, जिसको हम सिंपली आरएल कहते हैं। तो आरएल का मतलब होता है कि वही हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबो और बिलो द लेवल लाइन। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब जो भी ये हाइट या डेप्थ जो भी डेटम लाइन के विद रिस्पेक्ट टू हम मेजर करेंगे, चाहे वो हाइट हो चाहे वो डेप्थ हो, तो इसको हम आरएल ही कहते हैं। रिड्यूस लेवल सिंपली इसको हम जो है हम कहेंगे या सिंपल शॉर्टकट में इसको हम आरएल कहते हैं। तो जो भी हाइट या डेप्थ होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन उसको हम आरएल कहेंगे। हाइट और डेप्थ ऑफ एनी वगैरह हो गया ये। इट इज आल्सो नोन एज एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स, इसको हम आरएल को एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स भी कहते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स ऑन वेदर द पॉइंट लाइज अबव और बिलो द डेटम लाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आरएल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंट जो है अबव द डेटम लाइन है और बिलो द डेटम लाइन है। अब देखो अभी इस केस में ये हमारे पास जो ये पॉइंट ए है अबव द डेटम लाइन है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस केस में हमारे पास जो ये बिलो द डेटम लाइन तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर्स और डायफ्राग्राम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंटिन्यूटेशन। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो टेलीस्कोप जो होता है हमारे पास कुछ इस शेप का होगा। एक साइड से आईपीस लेंस हो गया, एक साइड से ऑब्जेक्ट लेंस हो गया। तो सपोज करो ये हमारे पास कोई आगे रेंजिंग रॉड है जिसको हमने साइड करना है। तो इसके सेंटर से और आगे जो रेंजिंग रॉड है इसके जो ये जो लाइन जाएगी हमारे पास
डेट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। जब भी हमारे पास आईपीएस लेंस के सेंटर से जो लाइन क्रॉस होगी, ऑब्जेक्ट लाइन के सेंटर से जो क्रॉस होगी और आगे जिस ऑब्जेक्ट को हम साइट कर रहे हैं उसको बाइसेक्ट करेगी, तो डेट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन और इट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट, इसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज एट सेंटर, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल होगी। लेकिन कब? जब हमारे पास बबल जो होगा बिल्कुल सेंटर में होगा। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कोई भी लेवल ले लो, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, कोई होता है, इस लेवल को सेट करने के लिए होता है कि हमारे पास जो अगर ये बबल बिल्कुल सेंटर में है तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो लेवल, जो हमारा ऑटो लेवल है बिल्कुल लेवल्ड सरफेस के पैरेलल है। अगर ये बबल इधर उधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ की जगह यहाँ पे है या यहाँ की जगह यहाँ पे है, तो हमारी जो ये लेवल लाइन है ये कुछ ऊपर नीचे जा सकती है, यहाँ तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी। तो ये लेवल लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल तब हो सकती है जब ये बबल एग्जैक्ट सेंटर में होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ये भी एक टाइप की इमेजिनरी लाइन ही है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी हमारे पास एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है, जो किस किस को ज्वाइन करके बनती है, सिर्फ सेंटर ऑफ आई और ऑब्जेक्ट पीस को। अब देखो हमारे पास जो थी लाइन ऑफ साइट किस किस को ज्वाइन करके बनती थी, आईपीएस लेंस के सेंटर को, ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर को और आगे जो रेंजिंग रॉड या जिसको भी हम बाइसेक्ट कर रहे थे या जो हमारे पास स्टॉप था उसको बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ये लाइन। लेकिन जो हमारे पास एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप सिर्फ यहीं तक है कि सिर्फ आईपीएस लेंस के सेंटर को और इसके सेंटर को ज्वाइन करके बनेगी, डेट इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और ये लाइन जो है, ये जो है आईपीएस लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस और आगे जो स्टॉप है हमारे पास, डेट इज लाइन ऑफ साइट। ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट है और ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। आई होप कि दोनों के बीच के आपको डिफरेंस क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बबल ट्यूब का काम क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास ऑटो लेवल होगा या कोई भी हमारे पास लेवल होगा उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल लाना। वो तभी हो सकता है जब हमारा बबल जो है एग्जैक्टली सेंटर में होगा। तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो टेंजेंशियली होती है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल आर बबल ट्यूब एट इट्स मिडल पॉइंट। तो जब भी हमारे पास होगी, जब हमारे पास बबल जो है एग्जैक्ट सेंटर में होगा तो वो भी एक अपना लेवल सरफेस या एक लेवल लाइन बनाएगा या एक्सिस लाइन बनाएगा। तो दैट एक्सिस इज नोन एज ये एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अब ये एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल होगी, कब? जब हमारा बबल जो है एग्जैक्ट सेंटर में होगा। इट इज आल्सो नोन एज बबल लाइन, इसको हम बबल लाइन भी कहते हैं। इट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल लाइज इन द सेंटर। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कब? जब हमारा बबल ट्यूब जो एग्जैक्ट सेंटर में होगा। सेम इन द केस ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास लाइन ऑफ साइड जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो सकती है जब हमारा बबल एग्जैक्ट सेंटर में होगा। अगर इधर उधर शिफ्ट हो गया ये, तो ये भी क्या हो सकती है कि इंक्लाइंड हो सकती है। तो ये ऑलमोस्ट सारी टर्म्स जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, सिर्फ इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आप खुद इनके नाम से ही पता चल जाता है कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म इसमें आती है वो हमारे पास है बैक साइड, या सिंपली इसको हम BS से डिनोट करते हैं या बैक साइड रीडिंग इसको कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टॉप रीडिंग टेकन एट नॉन RL एज अ बेंचमार्क आर चेंज पॉइंट। तो जब भी हम लेवलिंग स्टार्ट करते हैं, लेवलिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट रीडिंग हमें लेनी पड़ती है नॉन RL पे। नॉन RL का मतलब होता है कि जिस पॉइंट का RL हमें पता होगा। तो जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं नॉन RL पे उसको हम बैक साइड कहते हैं, ताकि हम अपने सर्वे वर्क को प्रोसीड कर सकें। अब आपको मैं इसकी एग्जाम्पल देते हैं। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे क्या करना है, लेवलिंग वर्क करना है। तो ये कोई पॉइंट है, ये क्या हमारे पास है, ये बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क सिंबल जो है अगर आपको पता नहीं है तो हमारे पास कन्वेंशनल सिंबल जो हमारे पास जो सर्विंग में यूज़ होते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ये हमारे पास कोई बेंचमार्क है। अब सपोज करो कि इस एरिया में हमने क्या करना है, लेवलिंग करना है। जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी एरिया में लाई कर रहे हैं। इन पॉइंट्स का हमने क्या करना है, RL फाइंड आउट करना है। RL का मतलब होता है रिड्यूस लेवल। अब सपोज करो ये हमारे पास क्या है, डेटम लाइन है, जिसके रेस्पेक्ट में हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स का RL फाइंड आउट करना है। ये कोई A पॉइंट है, B, C, D, E, F, G, H। तो वी हैव टू फाइंड द RL ऑफ दीज पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे पॉइंट पे सेट करेंगे जहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट जो आपस में क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो सपोज करो मैंने इंस्ट्रूमेंट को इस पॉइंट पे सेट कर दिया। अब देखो इस पॉइंट पे सेट करने से क्या होगा कि हमारे पास सबसे फर्स्ट रीडिंग मुझे कहाँ लेनी पड़ेगी, बेंचमार्क पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बेंचमार्क का RL जो है मुझे पता होगा। तभी तो इसको बैक साइड कहते हैं, क्योंकि बैक साइड हम उसी पे लेते हैं जिस पॉइंट का RL हमें पता होगा। लेट इट भी इसका RL जो है 100 मीटर है अबव द डेटम लाइन। अब यहाँ पे मैं स्टॉप रीडिंग जो है, फर्स्ट स्टॉप रीडिंग मेरी जो है, सपोज करो ये कुछ थोड़ा सा ऊपर जैसे, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आएगी इधर, यहाँ पे ये लेट इट भी कुछ भी स्टॉप पे रीडिंग दिखाएगा, लेट इट भी 2 मीटर दिखा रहा है।
या वट एवर जो भी है, तो डेट साइड इज नोन एज बैक साइड, जो हम फर्स्ट साइड बेंचमार्क पे लेते हैं अपने सर्वे वर्क को प्रोसीड करने के लिए। अब हमें बैक साइड क्यों लेनी पड़ती, ताकि हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चले, हमें पता चले कि अभी हमारे पास ये पॉइंट जो है डाटम लाइन से 100 मीटर दूर है। अब ये लाइन ऑफ कॉलिनेशन जो है डाटम लाइन से कितनी दूर हो जाएगी, 100 मीटर प्लस ये 2, क्योंकि ये 2 इधर से ऊपर है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 102 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब हमें पता चल जाएगी तो हर पॉइंट पे जो हम साइट लेंगे, फिर इस हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस करके इन पॉइंट्स का हमें आरएल निकल जाएगा। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि बैक साइड किसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है फोर साइट, या जिसको हम सिंपल एफ एस से डिनोट करते हैं, या फोर साइट रीडिंग कहते हैं। स्टॉप रीडिंग टेकन बिफोर द शिफ्टिंग द लेवल टू अनदर स्टेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर साइड। जब भी हमने क्या करना होता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होता है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, तो जो हम लास्ट रीडिंग लेते हैं प्रीवियस स्टेशन से, डेट साइट इज नोन एज फोर साइड। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। सपोज करो ये हमारे पास कोई क्या है, ये कोई सरफेस है जहाँ पे हम लेवलिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, बेंचमार्क है, यहाँ हमारे पास बेंचमार्क है, ये कोई हमारे पास डेटम सरफेस है। इसका आप आरएल मान लो कि इसका जो है 100 मीटर है। हमने इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, और यहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग ले ली ये तो हमारे पास बैक साइड है ही। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे रीडिंग ली, यहाँ पे स्टॉप रख के, यहाँ पे। अब सपोज करो कि इसके बाद वाली रीडिंग जो है मुझे इस पॉइंट ए पॉइंट से, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट को ए पे सेट कर दिया था, तो अब इसके बाद वाला जो स्टॉप है, जैसे ये मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो लास्ट रीडिंग मैंने कौन सी ली इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, वो ये वाली ली। तो ये पॉइंट रीडिंग जो होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास फोर साइड। इसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके मैं इधर आया। तो अब ए से मैं किधर आया, पॉइंट बी पे आया। तो जो लास्ट रीडिंग मैंने स्टेशन ए से ली, जो यहाँ पे ली थी, डेट रीडिंग इज नोन एज फोर साइड। ये फर्स्ट जो थी, फर्स्ट हमारे पास बैक साइड आई, लास्ट हमारे पास आ गई फोर साइड। अब ये बीच में जितनी भी रीडिंग लूंगा, स्टेशन ए से मैंने बीच में जितनी भी रीडिंग्स लेंगी, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। फर्स्ट रीडिंग जो हम बेंचमार्क, फर्स्ट रीडिंग हमेशा बेंचमार्क पे ही लेते हैं, बैक साइड हमेशा नॉन आरएल पे लेते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, कि जो भी हम बैक साइड लेते हैं वो हमेशा नॉन आरएल पे ही लेते हैं। जिन पॉइंट्स का आरएल हमें पता नहीं होगा उसको हम बैक साइड्स कभी नहीं से कह सकते, तो बैक साइड हमेशा नॉन आरएल पे लेते हैं। उसके बाद जो मैंने बीच में जितनी भी रीडिंग्स ली, डेट आर नोन एज इंटरमीडिएट साइड्स। और जो लास्ट रीडिंग ली मैंने स्टेशन ए से, वो होगी हमारे पास फोर साइड। फिर जब मैं पॉइंट बी पे आ गया, इंस्ट्रूमेंट को मैंने ए से बी पे शिफ्ट कर दिया, इधर से मैं जो है फिर मैं इसको देखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये इस पॉइंट का आरएल मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया होगा जब मैंने स्टेशन ए से इसको साइड किया होगा। उसके बाद फिर भी जो ये लूंगा मैं, ये साइड्स इन स्टेशन पे ये जो लूंगा, ये सारी की सारी क्या आएंगी, इंटरमीडिएट साइड्स आ गई। फिर आप सपोज करो इस स्टेशन से मैंने लास्ट रीडिंग ये ली, ये फिर से क्या होगी, हमारे पास फोर साइड होगी। तो इनको हम कहते हैं फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। आई होप कि आपको इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब फोर साइड क्या होता है कि नेक्स्ट इसमें है कि इट इज टेकन ऑन द पॉइंट वेयर आरएल इज टू बी डिटरमाइंड। अब देखो इसको हम कहाँ लेते हैं, जिस पॉइंट का हमने आरएल निकालना होगा, तो इसको हम वहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, फोर साइड लेते हैं। तो अब बैक साइड हम वहाँ पे लेते हैं जिसका आरएल हमें ऑलरेडी पता होगा, लेकिन हम फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड्स हम वहाँ पे लेते हैं जिनका आरएल हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट इसमें जाता है इंटरमीडिएट साइड। अब इंटरमीडिएट साइड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी साइड्स हम फोर साइड और बैक साइड के अलावा जितनी भी साइड्स लेते हैं, उन सब साइड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट रीडिंग जो मैंने बेंचमार्क पे ली, डेट इज नोन एज बैक साइड। लास्ट रीडिंग जो मैंने इस स्टेशन से ली, डेट इज नोन एज फोर साइड। और जो भी बीच में जितनी रीडिंग्स ली एक्सेप्ट फोर एंड बैक साइड, दे आर नोन एज इंटरमीडिएट साइड्स। अब एनी रीडिंग अदर देन फोर एंड बैक साइड्स आर इंटरमीडिएट। कोई भी रीडिंग जो हम फोर और बैक साइड के अलावा लेंगे उनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड्स कहते हैं। टेकन ऑन पॉइंट्स ऑफ अननोन आरएल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे पास बैक साइड है वो हमेशा लेते हैं हम उस पॉइंट पे जिसका हमें आरएल पता होगा। उसके अलावा जो फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड जो है, हम उन पॉइंट्स पे लेते हैं जिनका आरएल हमें पता नहीं होता है। क्योंकि अब देखो ये पॉइंट, इसका बेंचमार्क का हमें आरएल पता होता है, ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगी कि ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है हमारे पास। तो उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, ये वगैरह, इन सब के आरएल हमें फाइंड आउट करने होते हैं। विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगी, स्टार रेटिंग माइनस करके हम इनका आरएल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड है, इनको हम हमेशा उन पॉइंट्स पे लेते हैं जिनका आरएल हमें पता नहीं होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सेटिंग ऑफ लेवल देयर इज ओनली वन बैक साइड एंड वन फोर साइड, बट देयर आर मैनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड्स। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, अब एक ही बार सपोज करो मैंने शिफ्ट नहीं किया, इसके आगे मैंने सर्वे वर्क किया ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक ही पॉइंट पे यहीं पे सेट करके रखा,
तो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को किसी एक सिंगल स्टेशन पे सेट करते हैं तो हमारे पास एक ही बैक साइड आ सकती है और एक ही फोर साइड आ सकती है। लेकिन इंटरमीडिएट जो है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड्स आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका ग्राउंड वह एरिया कैसा है। लेकिन देयर विल बी ओनली वन बैक साइड एंड वन फोर साइड फॉर वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप जो है अच्छे से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है कि जो हमारे पास होता है कि जो हमारे पास आरएल होता है किसका, बेंचमार्क का, उसमें जो प्लस हम बैक साइड करते हैं तो डेट टोटल हाइट इज नोन एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कभी कभी जो है आप ये मत समझ लेना कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये गलत कंसेप्ट है इसका कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा ग्राउंड से किस लेवल पे है, उसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेटम लाइन से कितना दूर है। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम, जो इस पॉइंट का आरएल, क्योंकि हमें यहाँ तक पता है इस पॉइंट का आरएल पता है बेंचमार्क का, तो प्लस करेंगे जो इसमें बैक साइड होगी तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ आरएल ऑफ ग्राउंड पॉइंट, जो हमारे पास आरएल है ग्राउंड पॉइंट का प्लस उसमें बैक साइड करेंगे, या सिंपली इसको मैं कह सकता हूँ कि इट इज द आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइड। अब देखो हमारे पास क्या है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारे पास जो बेंचमार्क है आरएल का प्लस उसमें बैक साइड कर दिया, मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। या सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन ऑफ साइट है या इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, इस पॉइंट का आरएल क्या है, इस पॉइंट का, पहले हमारे पास इसका पता था उसमें मैंने बैक साइड प्लस किया तो इस पॉइंट का आरएल निकल गया, तो उसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टेशन। अब स्टेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन रहती है कि हम स्टेशन किसको कहते हैं। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, एनी पॉइंट वेयर स्टॉप इज हेल्ड नॉट अ पॉइंट वेयर इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप। कि हम स्टेशन उसको कहते हैं जहां पे हम स्टॉप पकड़ते हैं, ये है जहां जहां हमने स्टॉप को पकड़ा वो स्टेशन है, ना कि जहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। मैक्सिमम बच्चों को इसमें यही कंफ्यूजन रहता है कि जहां पे हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं उसको हम स्टेशन कहते हैं, उसको हम स्टेशन नहीं कहते हैं। हाँ, उसको आप सिंपली अगर कोई नाम से बोलेगा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन वो एक अलग चीज है, तो लेकिन हम सिंपली अगर टर्म हम स्टेशन यूज करेंगे तो स्टेशन मीन्स मतलब होता है स्टॉप स्टेशन, कि हमने स्टॉप कहाँ पकड़ा, तो जिस पॉइंट पे हमने स्टॉप पकड़ा दैट पॉइंट इज नोन एज स्टेशन, नॉट अ पॉइंट वेयर इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप। तो ये बहुत कॉमन चीज है, इस चीज को आप अच्छे से इनका डिफरेंस देख लीजिए कि स्टेशन हम जहां पे हम स्टॉप को पकड़ते हैं वहां वो स्टेशन है, ना कि जहां पे हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट का मतलब होता है कि देखो ये मैं आपको इसी डायग्राम से सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। चेंज पॉइंट का मतलब होता है कि अब देखो जब हमने इंस्ट्रूमेंट को एट ए पे सेट किया था, मैंने फर्स्ट बैक साइड ली, फिर बीच में नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड्स ली, फिर जो ये पॉइंट आया इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को ए से बी पे शिफ्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है जहां पे हमने फोर साइड ली थी, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चेंज पॉइंट, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट रीडिंग मैंने इस पॉइंट ए से ली, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम ए टू बी, तो दैट पॉइंट इज नोन एज चेंज पॉइंट। सो इट मीन्स व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट पॉइंट इज नोन एज चेंज पॉइंट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट पॉइंट इज नोन एज चेंज पॉइंट। आप कह सकते हो कि जिस पॉइंट पे हम फोर साइड लेते हैं उसको हम चेंज पॉइंट कहते हैं। एट चेंज पॉइंट देयर आर ऑलवेज टू रीडिंग्स, फोर साइड एंड बैक साइड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेंज पॉइंट पे हमेशा हमें दो रीडिंग्स लेनी पड़ती है। फोर साइड तो ऑब्वियसली उस पर लेते हैं और बैक साइड भी लेते हैं। बैक साइड हम इसलिए लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट कर सकें। अब वो कैसे लेते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि चेंज पॉइंट पे हमेशा हमें दो रीडिंग्स लेनी पड़ती है, फोर साइड और बैक साइड। इट शुड बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली ऑन द एज द एक्यूरेसी ऑफ फ्यूचर सर्वे डिपेंड्स अपॉन इट। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये फोर साइड है जहां जिसको हम चेंज पॉइंट कहेंगे, इस पॉइंट का आरएल जो है हमने एक्यूरेटली फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास इसमें एरर आ गया तो आगे जो फ्यूचर सर्वे हम करेंगे वो सारा का सारा एरर जो है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना, अच्छे से डिटरमाइन करना है। तो ये 14th टर्म थी हमारे पास चेंज पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क हम सिंपली उस पॉइंट को कहते हैं जिसका आरएल हमें पता होगा। ए पॉइंट ऑफ नोन आरएल इज नोन एज बेंचमार्क। तो जिस भी पॉइंट का हमें आरएल पता होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेंचमार्क कहेंगे। इट इज अ फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट है एंड इट्स आरएल आर डिटरमाइंड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब ये जो आरएल जो है कोई अपनी मर्जी से इसको फाइंड आउट नहीं करता है, कंसर्न्ड अथॉरिटी जो है इन पॉइंट्स के आरएल्स को फाइंड आउट करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है जीटीएस डिपार्टमेंट जो है, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, उसका काम है कि हर स्टेट में जो है परमानेंट बेंचमार्क सेट करना, जिनका आरएल जो होगा मीन सी लेवल मुंबई के रेस्पेक्ट में लिया गया हो। और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसका ये काम होता है कि हमारे पास स्टेट के अंदर फिर जितने नंबर आगे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आएंगे उनको हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है उन आरएल्स को शिफ्ट करना फ्रॉम डेट जो है डेट पॉइंट। तो इस जिन पॉइंट्स का हमें आरएल पता होगा तो उनको हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो है बेंचमार्क 4 टाइप्स के होते हैं। इट हैज़ 4 टाइप्स। पहला आता है जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क और ये टेम्परेरी बेंचमार्क। अब जीटीएस बेंचमार्क हम किसको कहते हैं? जीटीएस बेंचमार्क आर दोज बेंचमार्क्स विच आर मार्क्ड बाय जीटीएस डिपार्टमेंट। तो जिन भी बेंचमार्क को जीटीएस डिपार्टमेंट जो है मार्क करेगी, मतलब सेट करेगी, उन बेंचमार्क को हम क्या कहते हैं? जीटीएस बेंचमार्क। हमारा जो जीटीएस डिपार्टमेंट है, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तरांचल देहरादून में है। उसके बाद जो है परमानेंट बेंचमार्क, ये वो बेंचमार्क है जिनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेट करता है फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो सेट करता है। उसके बाद आता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क जो है टेकन एज रेफरेंस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे पास क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई, ना तो हमारे पास परमानेंट बेंचमार्क अवेलेबल होगा, ना ही हमारे पास जीटीएस बेंचमार्क अवेलेबल होगा, तो उस वक्त जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे परमानेंट ऑब्जेक्ट को जो एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, आगे सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो उस वक्त उसको हम कहते हैं जो है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। फिर आता है टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क का मतलब होता है जब भी हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने जो सर्वे वर्क जब आप ऐसे रफ के लिए, मतलब उसको समझने के लिए करते हो, तो किसी भी पॉइंट को आप क्या कर लेते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क सेट कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि इसका आरएल जो है 100 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, तो दैट पॉइंट इज नोन एज टेम्परेरी बेंचमार्क, जनरली टेकन एज टेम्परेरी बेंचमार्क वाइल ऑर्डिनरी लेवलिंग। कि जब भी हम ऑर्डिनरी लेवलिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऐसे हमने किसी पॉइंट को एज बेंचमार्क सेट कर लिया, तो उस बेंचमार्क को हम क्या कहेंगे? टेम्परेरी बेंचमार्क। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज आती है इसमें फोकसिंग। फोकसिंग ये हमने पहले प्लांटेबल सर्विंग में भी डिस्कस कर लिया था, तो चलो हम इसमें फिर से डिस्कस करते हैं। फोकसिंग का मतलब होता है टू सेट द आईपीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास एट द प्रॉपर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द क्लियर विजन। कि हमारे पास जो है आईपीस है और ऑब्जेक्ट पीस है। अब देखो, ये हमारे पास आईपीस था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पीस था। इनको हमने इस तरह से सेट करना है कि हमारे पास जो आगे होगा, स्टाफ होगा, उसको वो हमें क्लियरली दिखे, उसकी विजन जो होगी वो क्लियर होगी, लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल क्लियर होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए। तो डेट इज नोन एज फोकसिंग। अब फोकसिंग को कैसे हम सेट करते हैं? वो हमारे पास क्या होता है कि फोकसिंग नॉब्स लगे होते हैं, उस पर लेवल है या कोई भी आप लेवल ले लो, उसमें फोकसिंग नॉब्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपने उनको आउटवर्ड घुमाना है या इनवर्ड घुमाना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऑब्जेक्ट गिलास इज यूज टू फोकस द ऑब्जेक्ट ऑन द डायफ्राग्राम। अब हमने क्या करना पड़ता है इसमें? ऑब्जेक्ट गिलास को हम यूज करते हैं जब हमने क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट को फोकस करना होगा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो सेंटर में बनता है, जो 3 क्रॉस हेयर्स हमें दिखते हैं, तो दैट इज नोन एज डायफ्राग्राम। हमारी जो लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल उस सेंट्रल हेयर में, ये देखो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको वहां पे दिखता होगा कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती होगी, एक ये, फिर एक ये और एक ये, तो इसको हम कहते हैं डायफ्राग्राम। जब हमारी लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल इस सेंट्रल पॉइंट पे लाई करेगी, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल सरफेस के। अगर ये कभी ऊपर नीचे गई तो हमें मतलब लेवलिंग में प्रॉब्लम है, हमने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से लेवल नहीं किया होगा। अब फंक्शन जो है आईपीएस लेंस का फंक्शन क्या है? इज टू मैग्नीफाई क्रॉस हेयर्स एंड द इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट गिलास का फंक्शन ये था कि उसको जो इमेज है या फोकस हो उसको डायफ्राग्राम में लाना, और आईपीएस लेंस का फंक्शन है कि इमेज को मैग्नीफाई करना, मतलब थोड़ा सा उसको हमने बड़ा करना होगा। ये चीज है, इसको हम कहते हैं फोकसिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है पैरालैक्स। पैरालैक्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास आगे जो स्टाफ है या जिसको भी हम ऑब्जेक्ट को आगे साइड कर रहे हैं, जो हमारे पास वो क्लियरली नहीं दिखे। वो कब होता है? कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस या आईपीएस लेंस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो गए होंगे, या जो हमारे पास इमेज जो है एक्जैक्टली डायफ्राग्राम के सेंटर में लाई नहीं कर रही होगी, तो उसको हम कहते हैं पैरालैक्स। तो इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस हेयर। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जब जो इमेज है वो उसका जो है वो उसका जो है क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो शिफ्ट हो गई होगी। वो किसी वजह से होगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस और आईपीएस लेंस एक्जैक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे होंगे, तो इसको हम पैरालैक्स कहते हैं। व्हेन द इमेज फाउंड बाय द ग्लास डज नॉट फॉल इन द प्लेन ऑफ डायफ्राग्राम। वही मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास जो लाइन ऑफ साइड है बिल्कुल हमारे इस डायफ्राग्राम में लाई नहीं कर रही होगा, इसके बाहर जा रही है, तो उसको हम पैरालैक्स कहेंगे, हमें आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। इट इज ड्यू टू द फॉल्टी फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज पैरालैक्स। ये किसके ये क्या होता है कि फॉल्टी फोकसिंग, जब हम ये फॉल्टी फोकसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या किया होगा? फॉल्टी फोकस किया होगा, मतलब उसकी फोकसिंग अच्छे से नहीं की होगी, तो इस चीज को हम कहते हैं पैरालैक्स। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टर्म्स जो लेवलिंग में यूज होती है। तो आई होप कि आपको मैंने सारी टर्म्स क्लियर करवा दी होंगी। अगर फिर भी आपको किसी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।